द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफ़ा फिर इंडिया के शहर बेंगलोर से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सोनम महाजन। आज मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ बिलावल भुट्टो साहब के इंडिया के विजिट के बारे में। तो सोनम, कैसे आपने रिसीव किया इसको और कैसे इंडियन मीडिया ने रिएक्ट किया इसको? राजदीप सर देसाई ने एक इंटरव्यू किया, उसके अलावा भी क्या किसी ने इंटरव्यू किया उनका? Well, thank you so much for having me. हमने ऐसे ही रिसीव किया इस विजिट को जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था. वी न्यू दैट देयर वाज नो सिंसियरिटी ऑन बिलावल्स पार्ट. वो शायद इंडिया आए थे एक बैक होम एक स्टेटमेंट देने के लिए कि मैं इमरान खान से भी बड़ा हॉक हूँ व्हेन इट कम्स टू परस्यूइंग पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट्स स्टैंड्स ऑन कश्मीर एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स जो जनरली पाकिस्तान सीम्स टू मेडल इन जो भी इंडिया में होता है. जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इनफैक्ट उन्होंने शायद 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं. एक तो उन्होंने टीवी पे दिया है राजदीप सरदेसाई को जो इंडिया टुडे ग्रुप में काम करते हैं, और उन्होंने एक द हिंदू में एक जर्नलिस्ट हैं सुहासिनी हैदर साहिबा, उनको भी एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है. तो निकलने से पहले जैसे उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज. तो मेरे ख्याल से उन्होंने शायद जो जर्नलिस्ट्स हैं इंडिया में उनकी भी एक कैटेगरी रखी होगी कि जो फ्रेंडली जर्नलिस्ट्स हैं, मैं मतलब जिनको वो परसीव करते होंगे एज फ्रेंडली जर्नलिस्ट, उनको शायद उन्होंने एक कैटेगरी रखी होगी कि उनको मैं इंटरव्यू दूंगा, क्योंकि अदरवाइज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने इंडियन मीडिया को आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी, फॉरेन मीडिया को भी आने की इजाज़त नहीं दी. इनफैक्ट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स इन द मीडिया हु डिड ट्राई कि वो अंदर चले जाएं, तो मुझे उनसे फर्स्ट हैंड अकाउंट मिला कि उनको रोका गया और उनको कहा गया कि आप नहीं आ सकते. तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि बिलावल साहब मतलब all the way to India, he came to speak to Pakistani journalists, and he throws words like fascist and ये सब like confetti on others. तो अच्छा होता अगर वो भी थोड़े से uncomfortable questions का सामना करते, but I think उनको शायद डर था कि उनसे उस पर भी सवाल किया जाएगा कि उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, तो शायद उनको थोड़ा होगा उसका डर कि वो नहीं जवाब दे पाएंगे ठीक से. अच्छा, मेरा ख्याल था कि इंडियन गवर्नमेंट ने जर्नलिस्टों को, इंडियन जर्नलिस्टों को या इंटरनेशनल मीडिया को नहीं जाने दिया, तो बिलावल साहब के स्टाफ ने जाने नहीं दिया उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में. अब देखिए वो स्टाफ तो ऐसा सच पता नहीं कितने लोग लेके आए थे, वो एक डेलीगेशन तो लेके आए थे पाकिस्तानी मीडिया की. ऑफ कोर्स जो अगर वहाँ पे इंडियन भी लोग हैं जो उनका who are looking after him या फिर जो इनकी इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, ऑफ कोर्स ही वुड हैव सम पीपल एट हिज डिस्क्रिशन. तो ये डायरेक्टिव जो है उनकी तरफ से आया था कि इंडियन मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि लोगों ने कोशिश की थी एंड इट्स वाइडली कवर्ड. देयर इज अ जर्नलिस्ट हु वर्क्स फॉर बियॉन्ड सिद्धांत सिबल, इफ आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम रॉन्ग. उन्होंने इसके ऊपर मतलब ग्रेट डिटेल में ही हैज ट्वीटेड अबाउट इट कि हमने कोशिश की अंदर जाने की, इंडियन मीडिया के कुछ लोगों ने और फॉरेन मीडिया के कुछ लोगों ने, क्योंकि हर जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे ना, दे एवरीबडी हैड ब्रॉट अ डेलीगेशन विद देम, तो उनको नहीं जाने दिया गया. तो आई एम श्योर कि ये बिलावल साहब का खुद का डिसीजन था, एंड इससे तो यही समझ में आता है कि ही डिडंट वांट टू टेक एनी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस. तो राजदीप सर देसाई का इंटरव्यू कैसा लगा आपको? जी, राजदीप was being way too courteous, and I can understand जब आप एक कोई गेस्ट आए हुए हैं हमारे यहाँ, तो अतिथि को भगवान का स्वरूप मानते हैं, तो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा टफ लाइन नहीं ले सकते, एंड यू हैव टू गिव देम टाइम टू स्पीक. बट मुझे काफ़ी उसमें डिस्क्रिपेंसीज नज़र आई, और एक जो मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान में बहुत लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उस इंटरव्यू को कि जी बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया बिलावल ने. तो just because you speak Oxford English or Cambridge English, that doesn't mean you can wash blood off your hands. तो अच्छी अंग्रेजी बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा कोई दानिशमंद हैं या फिर आप यू आर ऑन पॉइंट व्हेन इट कम्स टू फैक्ट्स. तो मुझे बहुत सारी उसमें डिस्कनेक्ट नज़र आया, डिस्क्रिपेंसीज नज़र आई. फॉर एग्जाम्पल, when he was asked a question about Mumbai attacks, तो उन्होंने कुलभूषण जाधव का हवाला दिया. I mean, Pakistan has not been able to offer any evidence to even the International Court of Justice
जिससे ये प्रूव हो सके कि कुलभूषण जाधव वाज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन एनी एक्ट्स ऑफ टेरर। ऑफ कोर्स मैं ये चीज मानती हूँ कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या फिर कोई कोई भी मुल्क दुनिया में, दे ऑल हैव स्पाइज दुनिया भर में। आई मीन इंडिया, हमारा तो ये वर्जन है कि कुलभूषण जाधव वाज नॉट अ स्पाई, ही वाज अ बिजनेसमैन हु वाज डूइंग बिजनेस देयर। बट अगर एक मिनट के लिए हम ये चीज मान भी लें कि वो कोई इंडियन स्पाई थे, तो भी पाकिस्तान ने कोई एविडेंस नहीं दिया है जिससे ये प्रूव हो सके कि वो कोई डायरेक्टली कोई एक्ट्स ऑफ टेररिज्म में इन्वॉल्व थे। ऑन द अदर हैंड मुझे काफी अजीब लगा कि उन्होंने ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ कर दी, जबकि 26/11 जो अटैक्स मुंबई में हुए थे उसके के पूरे फुटप्रिंट्स आपको पाकिस्तान में मिलते हैं। मतलब हमारा वर्जन तो छोड़िए, हमने तो यहाँ पे कसाब को जिंदा पकड़ लिया। उसके अलावा भी सो मेनी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट स्पोकन अबाउट इट, जो नजम सेठी साहब की जो अहलिया हैं, जुगनू मोहसिन, उन्होंने इसके बारे में टीवी पे बात की है कि वो जाके उसका घर देख के आई थी कसाब का, और फिर धीरे धीरे उसकी जो फैमिली मेंबर्स है वो वहां से गायब हो गए। फिर एजाज सैयद साहब हैं जो पाकिस्तान के मीडिया डेलीगेशन का हिस्सा भी थे, जो बिलावल पे एजाज, कम आजाद जी, एजाज इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, या एजाज सैयद जी। उनका शो है, आपको पता होगा, वो एक यूट्यूब पे शो करते हैं, टॉक शॉक। तो अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने एक एपिसोड किया जिसमें उन्होंने बाकायदा पूरा डिटेल में बताया है कि जो एक इलियास कश्मीरी एक नाम का एक जो टेररिस्ट था, जो पहले पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस में ऑफिसर था एंड देन ही टर्न्ड इस्लामिस्ट, तो उसको वो किस तरह से एक हिंदुस्तानी सोल्जर का सर काट के लाया, उसको रिवॉर्ड किया पाकिस्तान आर्मी ने, और उसके बाद ही गॉट इन टच विद ओसामा बिन लादेन। उसने उसको लादेन को बताया कि लश्कर तैयबा किस तरह से एक अटैक प्लान कर रही है मुंबई में, एंड देन अलकायदा काइंड ऑफ हाईजैक्ड इट। एंड उन्होंने तभी वो जो एंगल ऐड हुआ बाद में कि जूइश लोगों को भी आप टारगेट करेंगे और अमेरिकन को भी टारगेट करेंगे, वो एंगल अलकायदा ने ऐड किया था। तो आपके खुद के जर्नलिस्ट ये चीज मानते हैं, पूरा एक ट्रेल साबित हो चुका है। फिर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स देखिए, पूरे उसमें रिकॉर्डिंग्स हैं जो इंटरसेप्ट हुई थी उस टाइम पे। सब कुछ छोड़ दीजिए, नवाज शरीफ साहब खुद मान चुके हैं ये बात कि जब ये सब हो रहा था तो ही डिड नॉट एग्री विद व्हाट वाज हैपनिंग, और उसकी उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बिकॉज उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज को नहीं वो सपोर्ट कर रहे थे। इससे ज्यादा बिलावल साहब को क्या सबूत चाहिए? वो उस हाफिज सईद जैसे इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं एक एलिजेड स्पाई के साथ, जिसके ऊपर आप आज तक साबित ही नहीं कर पाए कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस था। That shows how much sincerity he brought to the table. अच्छा, आपने हाफिज सईद की बात की, तो जो उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है उस पे उनका कहना था कि इंडिया ने विटनेसेस को अलाउ नहीं किया टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। तो जब तक विटनेसेस नहीं होंगे तो आप कैसे मुकदमा चला सकते हैं? I mean, witnesses इंडिया को भेजने हैं उसके लिए। जी जी। We were the victims of terrorism. हाफिज सईद जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो जौहर टाउन में अपने घर के अंदर मौजूद थे जब उनके घर के बाहर अटैक हुआ। ये भी आजाद सैयद साहब जो हैं वो अपने एक वीलॉग में मान चुके हैं ये चीज। अगर आपके वो दोस्त हैं तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी कि हाफिज सईद जो है वो उस टाइम पे प्रेजेंट था अपने जौहर टाउन एड्रेस पे जब उनके घर के बाहर ब्लास्ट हुआ। और जो लाहौर पुलिस का जो आईजी है वो उसको कह रहा था कि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैज बीन सेव्ड। तो ये जो ट्रेल, ये हमें साबित करना है। इंटरसेप्शंस मौजूद हैं, आपके जर्नलिस्ट जाके कसाब का घर देख के आ गए हुए हैं, आपके जर्नलिस्ट पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से इलियास कश्मीरी ओसामा बिन लादेन से मिलके उसको पहले से प्लानिंग बता रहा था। तो सारे सबूत तो आपके यहाँ पे मौजूद हैं। अब क्या वो नहीं, मरे वो मेरा हुए आके सबूत देंगे कि हाफिज सईद जो है वो इसमें मुलव्वस है? इतने डोजियर्स शेयर हुए हैं। यूएस ने उसके ऊपर बाउंटी डिक्लेयर कर रखी है, यूएन ने उसको डेजिग्नेट किया हुआ है एज अ टेररिस्ट बिकॉज ऑफ 26/11। डेविड हेडली इज इन द यूएस कस्टडी। क्या ये सबूत काफी नहीं है? डेविड हेडली, जिनका असल नाम जो है वो है दाऊद गिलानी, जी बिल्कुल। उनको तो सजा भी हो चुकी है, मेरा ख्याल है 35 साल सजा हुई है उनको। ये सबूत और काफी नहीं है शकील साहब, जो आपके पास ऑलरेडी हैं। आपके खुद के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मान चुके हैं कि हमारे यहाँ से ही पूरा ऑर्केस्ट्रेट हुआ है। ये तो सिर्फ बहानेबाजी है ना, कि आपने ये भी बोल रखा है रिकॉर्ड पे कि हाफिज सईद जो है वो जेल में है। अभी पीछे उन्हीं के एक जो उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक सुहेब चौधरी नाम के
यूट्यूबर है पाकिस्तान में, उन्होंने उनकी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोगों के पास वो कैमरा लेके चले गए, उनसे बात की उन्होंने, मैंने वो वीडियो शेयर भी किया था ट्विटर पे, जहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि अभी जब पीछे सैलाब आया था तो हाफिज सईद जो है वो सिंध में जाके घोटकी में हिंदूज को कन्वर्ट कर रहा था, खुद वो वहां पे मौजूद था, वो वहां पे ईद मना रहा था। ये किस तरह की जेल है जिसमें आप जब आपकी मर्जी होती है अंदर चले जाते हैं, जब आपकी मर्जी होती है बाहर चले आते हैं? ये हमारे तो समझ के बाहर है। अच्छा, मैं इशारा कर रहा था लखवी साहब का जो ट्रायल चल रहा है ना, इसी मुंबई अटैक के सिलसिले में, तो उसमें ये कहा जाता है कि इंडिया ने कोई विटनेसेस नहीं भेजे, और फिर जो पाकिस्तान ने एक दफा डेलीगेशन भेजा था इंडिया उसी सिलसिले में, तो उनको अजमल कसाब से मिलने नहीं दिया गया। तो आप क्या कहते हो उस बारे में? देखिए, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि 26/11 के बाद कोई डेलीगेशन आया था और उनको कसाब को कोई एक्सेस नहीं दिया गया। मुझे पता है कि पठानकोट अटैक के बाद भी इंडिया ने इतना बड़ा दिल दिखाया था कि सारे फुटप्रिंट्स मिलने के बावजूद एक डेलीगेशन को आने दिया गया। गवर्नमेंट को बहुत बैकलैश आया उसकी वजह से डोमेस्टिक, उसके बावजूद दे डिड अलाउ अ टीम। और आई डोंट नो इंडिया ने और क्या प्रूफ शेयर करना है। अगर बिलावल साहब थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देते कि एग्जैक्टली उनको क्या और सबूतों की जरूरत है, मतलब इतने डोजियर्स इंडिया ने पाकिस्तान को दिए हैं, मतलब अगर आपको एक्शन लेना होता है तो आप सो मोटो भी ले सकते हैं। आपको जरूरी नहीं होता है कि आपको कोई दूसरी साइड का प्रेशर आपको उसकी जरूरत है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का इतना प्रेशर है, ये लोग डेजिग्नेट हुए हैं इंटरनेशनली एज टेररिस्ट्स। लखवी साहब जो आप बता रहे हैं, जो उसको हम तो उसको टेररिस्ट ही बोलते हैं, आप लोग के यहाँ पे तो हाफिज सईद को भी साहब बोलते हैं। आई मीन वो भी तो सैंक्शनड है, ही इज ऑल्सो एन इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। तो क्या ये लोग ऐसे ही टेररिस्ट बन गए हैं? इनके खिलाफ यूएन में जो है डेलिब्रेशंस के बाद इनको जाके डेजिग्नेट किया गया है, ऐसे तो नहीं ये लोग टेररिस्ट बन गए ना। पाकिस्तान वाज इन द FATF ग्रे लिस्ट फॉर अ रीजन। बिलावल साहब तो उसके ऊपर भी बड़ी प्राइड ले रहे थे कि भाई हमने काम किया है, हमने टेरर फाइनेंसिंग पे काम किया है, वी आर द ओनली कंट्री टू हैव वर्कड ऑन दिस। आई मीन इट्स क्रेजी राइट कि आप इसमें प्राइड लेने वाली क्या बात है? आपका नाम था ग्रे लिस्ट में। इट्स क्वाइट अ शेमफुल थिंग टू बी इन दैट लिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, बिलावल ने राजदीप वाले इंटरव्यू में बात की समझौता एक्सप्रेस की, और फिर उन्होंने बात की कि गुजरात में गैंग रेप के कुछ एक्यूज थे, बल्कि कन्विक्ट थे, कि उनको जो है माफी दे दी गई। तो वो क्या स्टोरी है, और हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? जी, वो स्टोरी ऐसी है कि समझौता एक्सप्रेस का पूरा ट्रायल जो है वो इंडिया में चला था, ठीक है? अब उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को पकड़-पकड़ के जेलों में डाल दिया गया था। एक सैफ्रॉन टेररिज्म का एंगल बनाने की बहुत कोशिश की जा रही थी। पता नहीं इंडिया में भी एक इस पे, अब मैं आपको क्या बोलूँ ना, यहाँ पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। मोस्ट पीपल नो अबाउट इट, इट हैज बीन स्पोकन अबाउट इनफ। फिल्मों में भी इसका जिक्र हुआ है कि भाई अगर एक साइड के पीछे आप बार बार जाओगे, जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तब भी गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जिनमें ये चल रहा था कि अगर आप इनको बार बार पकड़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप सिर्फ मुसलमानों को जो है दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अब जो दहशतगर्दी कर रहा है तो आप उसको पकड़ेंगे ना, आप उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि जो मासूम है उसको फंसा देंगे जस्ट टू क्रिएट एन इक्विवेलेंस। बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे जेलों में उठा के डाला गया, उनके अगेंस्ट कोई चार्जशीट नहीं फाइल की गई। सबसे पहले तो अगर आप किसी को जेल में डालते हैं तो आपको एक विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल करनी होती है। ये लोग इतने, मतलब फॉर मोर देन अ डेकेड दे वर इन द जेल और इनके अगेंस्ट कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई। फाइनली 2019 में चार्जशीट फाइल हुई है, सिर्फ किसी के ड्यूरेस में लिए हुए बयान की बेसिस पे। आप किसी को इन द कोर्ट ऑफ लॉ दैट टेस्टिमनी डजंट वर्क। आप फॉर एग्जांपल कुलभूषण जाधव की जो वीडियो पाकिस्तान ने रिलीज की थी उसमें कोई 100 के करीब कट्स थे। अगर आप कल कुलभूषण जाधव को कल कोर्ट ऑफ लॉ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके प्रोड्यूस करेंगे, डू यू थिंक वो जो उसका कन्फेशन है दैट विल बी एडमिसिबल? नो, इट वोंट बी। जिन लोगों ने उस टाइम पे मार खाते हुए एडमिट कर लिया कि हाँ हमारा रोल था उसमें, बाद में जब वो कोर्ट उनको लेके गए तो उन्होंने बोला कि हमें मार पीट के ये चीजें बुलवाई गई थी और उनके खिलाफ कोई ट्रेल नहीं मिला आज तक। इनफैक्ट जो मेन एक्यूज उसमें था वो तो आई थिंक मारा भी गया हुआ है, जोशी करके कोई उसमें नाम था। प्लस अगर आप यूएस की रिपोर्ट्स देखें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, तो वो तो इसमें लश्कर तैयबा का एंगल बताते हैं। वो तो बोलते हैं कि एक कासमानी करके एक आदमी है जो डेजिग्नेट हुआ है प्रॉपरली, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन समझौता एक्सप्रेस अटैक।
और इसमें प्रॉपर वही मॉडस ऑपरेंडी यूज हुआ। जैसे उससे 1 साल पहले आपको पता होगा कि मुंबई में ट्रेन में भी ब्लास्ट हुए थे। मतलब हमारे यहाँ तो इतने ब्लास्ट हुए हैं कि हम लोगों को तो हिसाब रखना मुश्किल हो गया है। 1993 में ब्लास्ट हुए भाई, वो बाबरी मस्जिद का बदला था। फिर 2006 में मुंबई में ब्लास्ट हुए, उसमें भी कोई 200 से ऊपर लोग मारे गए। उसमें कुकर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। जो वो कासमानी जो था, जिसका यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी जिक्र करती हैं कि ही वाज द मेन गाय हु वाज द फंड रेजर फॉर लश्कर ए तैयबा। उसके क्लोज लिंक्स थे दाऊद इब्राहिम के साथ भी। उसको बकायदा पैसा रिसीव हुआ है। नाउ दैट इज कॉल्ड अ ट्रेल। उसको बकायदा पैसा रिसीव हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू द यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, he was the kingpin in the Samjhauta Express attacks. I mean, why would a Hindu organization in India blow up a train जिसमें आपको पता है कि इंडियंस भी हैं? आपको पता होगा कि उसमें 70 लोग मारे गए थे, समझौता एक्सप्रेस जो अटैक था, और उसमें से इंडियंस भी थे। मेजॉरिटी ऑफ देम ऑफ कोर्स वर पाकिस्तानीज, बट उसमें इंडियन रेलवे के ऑफिसर्स भी मारे गए, और उसमें हिंदूज भी मारे गए। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ पाकिस्तानी मारे गए थे। और एक ट्रेल कोई साबित नहीं हो पाया, तो आप जबरदस्ती तो किसी को आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते ना, जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट। एंड इंडिया बार बार आज तक यूएस से ये चीज के लिए रिपोर्ट्स मांग रहा है। पीछे यहाँ पे एफबीआई की एक टीम आई हुई थी, आई थिंक 2 साल पहले, तो उनसे बकायदा इंडिया ने बोला है कि आप हमें पूरा उसका इंफॉर्मेशन शेयर करें हमारे साथ कि कैसे आपको ट्रेल मिला है, किस बेसिस पे आपने जो कासमानी है, जो हफीज सैयद का जो एड है, उसको आपने सैंक्शन किया है। तो और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ। उन्होंने पहले भी पीस टॉक्स को स्टॉल करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऐसी चीजें होती हैं। अभी अब बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचते हैं और रजौरी में हमारे यहाँ पे टेरर अटैक हो जाता है। डू यू थिंक ऑल दीज आर कोइंसिडेंसेस? एवरी टाइम अ पॉलिटिकल लीडर, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर लैंड्स इन इंडिया, या फिर कोई भी हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन होती है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है। और जो समझौता एक्सप्रेस अटैक हुआ था, उसके कुछ देर पहले ही श्रीनगर में भी अटैक्स हुए थे। सो देयर इज अ क्लियर, यू कैन सी दैट पैटर्न देयर। और उसमें हमारी तरफ से तो हम तो कहते हैं कि वो लश्कर ए तैयबा का काम था, एंड देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ लश्कर ए तैयबा बीइंग इन्वॉल्व्ड दैन एनी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि तकलीफ तो ज्यादा आपकी तरफ के लोगों को होती है ना, कि भाई बातचीत कैसे शुरू हो गई, ये ट्रेन कैसे शुरू हो गई, लोग आपस में मिल कैसे रहे हैं। ये एफर्ट्स हमेशा आपकी तरफ से स्टॉल हुए हैं। अभी भी बिलावल साहब आए तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई आओ भगत में कमी रह गई है। उनको वही प्रोटोकॉल मिला है जो बाकी सबको मिला है। आपके मीडिया में जितना मर्जी मजाक उड़ाएं कि भाई उसको तो जयशंकर ने रास्ता दिखा दिया, आई मीन इट्स ऑल बीएस। उनको वही प्रोटोकॉल मिला है जो बाकी सबको मिला है। बाकायदा उनको इज्जत से रखा गया। उन्होंने इसका जिक्र भी किया राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में कि कीपिंग द बायलैटरल टाइज असाइड, आई हैव बीन अकॉर्डेड अ वेरी वार्म वेलकम इन इंडिया। अब उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जी कि डॉक्टर जयशंकर की जो लैंग्वेज थी वो शायद मेहमान के साथ मुनासिब नहीं थी, कि जैसे उन्होंने कहा कि स्पोक्समैन फॉर टेररिस्ट इंडस्ट्री, और फिर ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज डिप्लीटिंग फास्टर देन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जी, अगर बिलावल भुट्टो भारत में आके भारत के मीडिया के साथ बात नहीं करेंगे और फिर इंटरव्यूज देंगे और कहेंगे कि भाई इनको आप तभी चलाइएगा जब मैं यहाँ से चला गया हूँ। अगर तो आप एक मुनासिब कोई शख्स हैं तो आप सामने बैठ के बात करिए। आप इंडियन मीडिया के भी क्वेश्चंस लीजिए। अगर आप अपने आप को बहुत ही एक लिबरल लीडर के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश करें, एंड ही इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एज फार एज आई कैन रीड द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, द एस्टैब्लिशमेंट इज quite interested in projecting him as the future prime minister. तो I think वो उनका अपना एक एजेंडा है। वो शायद ये दिखाने आए थे कि मैं भारत में जाके जो है कश्मीर के ऊपर बात करूंगा, मैं इमरान खान से भी बड़ा मुजाहिद हूँ, प्लीज मुझे कोई आप प्रो हिंदू कोई लीडर मत समझिएगा। हाँ, सिंध में बहुत सारे हिंदूज हैं, मैं कभी एक बार मंदिर भी चला गया हूँ, बट मैं बहुत बड़ा मुजाहिद हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई वेलकम में कमी आई है। बट अगर वो इस तरह के बयानात देंगे भारत में बैठ के, आपके 2 घंटे पहले, मतलब उनके निकलने से पहले हमारे यहाँ पे अगर अटैक हो रहा है, तो मतलब आपके पास एक भी शब्द नहीं है इन चीजों को कंडेम करने का। आप उल्टा जो विक्टिम्स हैं उनको शेम करके चले जाते हैं। आप सारा मलबा जो है हमारे सर पे डाल देते हैं। आपके पास जवाब नहीं है कि दुनिया भर के यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं वो आप ही के यहाँ क्यों मिलते हैं। हजारों अफगान बिन लादेन की वजह से मारे गए। बिन लादेन कहाँ मिला? मिला वो पाकिस्तान में।
If not thousands, at least hundreds of innocent Afghans died in drone attacks कि भाई बिन लादेन अफगानिस्तान में है, वो आपके यहाँ ही क्यों मिला? These questions need to be answered. नहीं, वो तो कहा गया ना जी कि हमें पता नहीं था उसका कि वो यहाँ रह रहा है या नहीं रह वो भी रहा। बड़ी शर्म की बात है। दुनिया की सबसे बेहतरीन एजेंसी, अगर हम आप लोगों की बात माने, दुनिया की सबसे बेस्ट एजेंसी आपके यहाँ पे है, वो भी बड़ी शर्म की बात है अगर उनको पता ही नहीं चला कि उनकी नाक के नीचे बिन लादेन बैठा है। और बाय द वे ये बिल्कुल बकवास बात है, क्योंकि अमरुल्ला साले जो अभी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, हु इज इन एग्जाइल, वो तो 2011 से पता नहीं कब से इंटरव्यूज दे रहे हैं कि भाई मैंने तो इतने डोजियर्स दिए हैं, मैंने तो इसको जाके मुशर्रफ को पूरा एक डोजियर दिया था कि भाई इधर इधर आप बंदा बैठा हुआ है, अगर आप नहीं जा सकते तो हम एनडीएस वाले जो उनकी एजेंसी थी और अफगान फोर्सेस जो है, आप हमें इजाजत दें, हम जाके उसको दिखते हैं, क्योंकि उनके लोग मारे जा रहे थे ना। आपकी करनी उनको भुगतनी पड़ रही थी, आपकी एज इन नॉट आपकी, पाकिस्तान की। तो मुशर्रफ को उनके मुंह पे डोजियर मारा था। ये अमरुल्ला साले की खुद की जुबानी मैं आपको बता रही हूँ, उनके मुंह पे डोजियर मारा था कि बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर कुछ साल बाद वो सच साबित हुआ। अमरुल्ला साले तो खैर उनकी हमारे यहाँ तो रेपुटेशन कहा जाता है कि वो बहुत ही एंटी पाकिस्तान किस्म का बंदा था। और क्या उन्होंने पॉइंट आउट किया था, एग्जैक्ट पोजीशन दी थी कि वो एबटाबाद में है या क्या? बिल्कुल। और उन्होंने ये आज से नहीं कह रहे हैं वो, शकील साहब जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ, ये कोई डेकेड ओल्ड इंटरव्यू है जब उन्होंने ये बात की थी। और उनको अब आपके यहाँ पे तो भाई जो भी एनीबडी हु मेक्स सेंस इज कंसिडर्ड एंटी पाकिस्तान ना। आज तो आप लोग तो तालिबान को भी एंटी पाकिस्तान ही कह रहे हैं। आज तालिबान आप लोगों के दोस्त रह गए हैं। ये वही तालिबान है जिनकी विक्ट्री को एज अ विक्ट्री ऑफ इस्लाम पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा था कि भाई अब इनकी जिहाद जो है अमरीकियों के खिलाफ खत्म हो गई है, अब ये नेक्स्ट जो है अब हमारे कहने पे ये जाके कश्मीर में जिहाद करेंगे। क्या वो आपके लिए जिहाद कर रहे हैं? जो भी पीस प्रोसेस की तरफ बढ़ता है, अब्राहम अकॉर्ड्स हुए पाकिस्तान में जी, कह दिया कि इन्होंने तो इस्लाम का सौदा कर दिया, अरब्स ने, इनको तो कुछ लेना देना ही नहीं है इस्लाम से। बाजवा ने कोशिश की कि भाई ये मसला थोड़ा सा इसको बैक बर्नर पे रखे, थोड़ा सा हम होश के नाखून लें, आगे बढ़े। उसको कह दिया जी इसने कश्मीर का सौदा कर दिया। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नाम शायद कंस्पिरेसीस्तान होना चाहिए था, क्योंकि आपके यहाँ पूरा दिन कंस्पिरेसीज चलती रहती है। और हमें बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे लोग जिनको इंडिया में थोड़ा सा सेन कैटेगरी में डाला जाता है ना, जैसे हामिद मीर एंड ऑल, कि भाई ये लोग थोड़े से सेन लोग हैं जो शायद सच बात करते हैं। मतलब हामिद मीर का इंटरव्यू देख के आई वाज शॉक्ड कि जिस तरह की हॉकिश पोजीशन वो ले रहे थे कि एक किस्म का आप you're instigating violence against बाजवा, राइट? उनको पता है कि पाकिस्तान में लोग किस तरह से सोचते हैं। आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो थोड़ा सा एक न्यूट्रल पोजीशन लेंगे कि आपको एंड ऑफ द डे आपको सच्चाई का सामना तो करना पड़ेगा। अगर आपका आर्मी चीफ कह रहा है कि हमारी तोपें नहीं चलती हैं, हमारे टैंक नहीं चलते हैं, हमारे पास फ्यूल नहीं है ट्रकों में डालने के लिए, तो थोड़ा सा तो आपको सोचना पड़ेगा। वो जो मैडम जिनको वो इंटरव्यू दे रहे थे वो कह रही थी कि इसके ऊपर तो इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मतलब ये जर्नलिस्ट है या फिर ये लोग प्रोपेगेंडिस्ट हैं या फिर ये इनको इलेक्शन लड़ने हैं? जर्नलिस्ट तो इस किस्म की बात नहीं करते। आजाद सैयद साहब का मैं इंटरव्यूज देखती हूँ, वो तो बड़ा ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, वो तो इस तरह की पोजीशंस नहीं लेते। जर्नलिस्ट कभी इस तरह के काम नहीं करते। जी, मैंने भी अभी उनका इंटरव्यू एक अपलोड किया है, तो पहले भी मैं उनका इंटरव्यू कर चुका हूँ। आप शायद नसीम जहरा की बात कर रहे हैं जिन्होंने हामिद मीर का इंटरव्यू लिया था। जी। जी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि अगर हिना रबानी घर जाती इंडिया तो शायद बेहतर उनको रिसेप्शन मिलती या वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती। जी, मेरा नहीं है मानना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके जो पॉलिटिशियंस है ना, दे एक्ट लाइक दे आर ऑन द ड्राइवर्स सीट। द रियलिटी इज दे आर नॉट इवन इन द कार। हिना रबानी आती तो वो भी कुछ इसी तरह का करती। मुझे नहीं लगता कि कोई वेलकम में बिलावल की कोई कमी रह गई है। इनफैक्ट वो इतनी तल्ख बातें करके आए हैं यहाँ पे, यहाँ पर इतनी तल्ख बातें वो करके गए हैं, इंटरव्यू दे के गए हैं, वो भी वो कह रहे हैं, मतलब फॉर अ रीजन ही सेड ना कि मेरे जाने के बाद इसको अपलोड करिएगा, मेरे होते हुए मत करिएगा। और वो अगेन ही चोज अ सिलेक्ट फ्यू जिनसे उन्होंने बात भी की। तो मेरे ख्याल से वो इस इंटेंशन से ही आए थे
कि मैं कोई वहां पे जाके कोई गैप जो है उसको ब्रिज करने नहीं आया. ही रादर केम हियर टू बर्न द बोट्स फर्दर, एंड दैट्स व्हाट ही हैज डन. इनफैक्ट उनके ये जो इंटरव्यू वगैरह है जो बाद में अपलोड हुए, उसके बाद जो जयशंकर साहब है उनका रिएक्शन आया है. अदरवाइज तो बिलावल ने खुद ये बात ये उन्होंने खुद इसको तस्लीम किया है कि जयशंकर did not let the bilateral ties impact Pakistan's you know position vis-a-vis SCO summit. तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई वेलकम में कमी रही है, या फिर हिना रबानी आती तो उनको कोई ज्यादा वेलकम मिलता. उनको भी यही वेलकम मिलता जो बिलावल साहब को मिला. इनफैक्ट उनके साथ जर्नलिस्ट आए थे, बड़े अच्छे तरीके से उनको ठहराया गया. ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी. कुछ ऐसे भी थे उसमें हॉक्स जो वागा पहुंचे नहीं थे और पहले ही शुरू हो गए थे मकबूजा कश्मीर की कहानी करना. एक कोई मुनीजा साहिबा है, वो वागा में ही शुरू हो गई थी. अपने फेलो जर्नलिस्ट के मुंह में माइक ठूसना कि भाई व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट मकबूजा कश्मीर. आई मीन इस तरह के लोगों को हमने वीजा दिया है. देन देयर इज अ वुमन कॉल्ड सुमायरा खान जो समा टीवी के साथ अभी काम करती हैं. पहले वो indus.news में काम करती थी. जब काबुल फेल, शी वॉज लिटरली सेलिब्रेटिंग कि भाई अब तो मजा आएगा, अब तो तालिबान कश्मीर में देखे क्या करते हैं. इस तरह किस्म के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा दिया है. डू यू थिंक कोई इस तरह की बात करके यहाँ पे बैठ के बोले कि अब मजा आएगा, बलूचिस्तान में ऐसे होगा, उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट कभी वीजा देगी? ये हमारी फराग दिली है कि उनको वीजा दिया गया. You have no idea how many people are angry in India at the government कि आपने ये सुमायरा खान किस्म के लोगों को आपने वीजा कैसे दे दिया. ये तो बड़ी एंटी इंडिया पोजीशंस लेते रहे हैं. सुमायरा खान वो जर्नलिस्ट हैं जो जिनके ट्विटर पे ट्वीट पड़ा हुआ है जहां पे वो राजनाथ सिंह who is somebody who's loved across the party lines. मतलब राजनाथ सिंह जी हो गए, सुषमा स्वराज जी हो गई, अरुण जेटली जी हो गए. ये इस किस्म के बीजेपी लीडर्स हैं जिनको कांग्रेस में भी लोग बहुत पसंद करते हैं. उनको वो सुमायरा जी जो हैं वो अपने ट्विटर पे कह रही हैं कि ये जी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है, जो करंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं. इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि हम लोग टॉलरेंस का मुजाहरा कर सकते थे. आई थिंक जितना वो डिजर्व करते थे उससे ज्यादा उनको प्रोटोकॉल मिली है. इनफैक्ट शायद वो जो इंटरव्यू उनका पहले ही यहाँ पे अगर दिखाया जाता जो वो उनके जाने के बाद आया, तो शायद उनको जो मिली है प्रोटोकॉल वो भी नहीं मिलती. बिकॉज इट क्लियरली लुक्स लाइक कि वो एक बस मैसेजिंग थी बैक होम कि भाई देखो आप तो कह रहे थे मैंने कश्मीर का हमने सौदा कर दिया पीडीएम ने, तो हम भी कोई कम नहीं है इमरान खान से. जी, इंटरव्यू में मैंने एक जो आर्गुमेंट सुना बिलावल का, वो ये था कि इंडिया के इलेक्शंस में पाकिस्तान बड़ा इशू होता है और पाकिस्तान के इलेक्शन में अब इंडिया जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं होता. हालांकि मुझे याद है कि वो जब नरेंद्र मोदी जी लाहौर गए थे और नवाज शरीफ से मिले थे, तो उसके बाद ये बिलावल ही थे जिन्होंने नारा लगाया था कश्मीर के इलेक्शंस में कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है. तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो है नॉन सीरियस चीजें जो हैं वो बिलावल साहब को नहीं करनी चाहिए थी. फिर उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया था कि आपके नाना ने ये नारा लगाया था 1000 साला जंग का, तो उसको कहने लगे कि आप एक एक लफ्ज पकड़ लेते हैं और उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं वगैरह वगैरह. तो उसका मेरा ख्याल है राजदीप को पूछ लेना चाहिए था कि भाई इसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है और मैं कैसे इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो कोट कर रहा हूँ. नहीं, I think he was just being courteous to him कि चलो गेस्ट हैं. He was just being courteous कि फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के. But yeah. अच्छा, आपने जनरल कमर बाजवा की बात की, उसका आपको भी पता है कि पाकिस्तान में बहुत कंट्रोवर्सी बनी हुई है. मैंने भी 3-4 शोज किए हैं उस पे, और जिसमें से एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी का इंटरव्यू भी था. ही इज वन पर्सन हु एक्चुअली सपोर्ट्स जनरल बाजवा ऑन दिस, और उन्होंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि वी नीड टू चेंज अवर हेट इंडिया माइंडसेट. और ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो मिलिट्री बैकग्राउंड से होने के बावजूद ही इज टॉकिंग सेंस. और हमारे जो सिविलियंस हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर हों, बाकी इस तरह के लोग, वो ज्यादा हॉकिश पोजीशन लेते रहे हैं. तो आप कैसे देखती हैं, क्या इंडियन गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने इस पे कमेंट किया है जो कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ चल रही है? यहाँ पे आई थिंक मीडिया ने तो ऑफ कोर्स कवर किया है, इट वाज अ गुड स्कूप. पर गवर्नमेंट में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया है, क्योंकि देखिए आप ही का फैलाया हुआ रायता है.
आप लोग ही फैलाते हैं, आप खुद ही साफ करते हैं। हमें तो रिएक्शन का मौका ही नहीं मिलता। पहले इमरान खान साहब ने खुद ही कहा कि हम जी कॉटन और शुगर जो है इम्पोर्ट करेंगे, फिर वो खुद ही पीछे हट गए। तो आपके यहाँ पे तो खुद ही डिसीजन लिया जाता है और खुद ही मतलब कंसेंसस है नहीं आपस में। अच्छा होता कि अगर बाजवा साहब जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस में लेते और there should have been some consensus. So that's the problem. Of course it's a welcome change कि अगर मिलिट्री में लोगों का ये अब मानना है कि at least at the top level, I'm not talking at the core commander and the lower levels, वहां पे तो of course मुझे लगता है आपके यहाँ पे ज्यादा जिहादिस्ट माइंडसेट के लोग भरे हुए हैं। तो बट जो आपकी टॉप लीडरशिप है मिलिट्री में, अगर उनके ऊपर दिस सेंस इज प्रिवेल, सो इट्स अ वेलकम चेंज। बट द थिंग इज कि हु इज ऑन द ड्राइवर सीट, दैट्स द क्वेश्चन। कौन है जो इसको एक हकीकत में कन्वर्ट करने की सकत रखता है, दैट्स द क्वेश्चन ना। अब उन्होंने कह दिया तो उन पे भी इल्जाम लग गया कि जी आप जो हैं आपने कश्मीर का सौदा कर दिया, आप कोई हिंदुस्तानी एजेंट हैं। मतलब आपके मुल्क में तो फातिमा जिन्ना तक को हिंदुस्तानी एजेंट कह दिया गया था। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। बट ये बार बार जो इंडिया में ये चीज कही जाती है ना कि भाई लोग तो बड़े अच्छे हैं आपस में, लोग तो बड़ा आपस में एक दूसरे में पे मोहब्बत करते हैं, और ये जो है पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं, मतलब पाकिस्तान की आर्मी को ब्लेम किया जाता है या फिर पॉलिटिशियंस को, या फिर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इंडियन पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं। बट आप मुझे जवाब दीजिए कि इमरान खान ने किसके डर के मारे उसको हाईजैक कर लिया उस प्लान को। ही थॉट कि उनकी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो लूज कर जाएंगे, राइट? एज फार एज आई नो, जितना मैंने पढ़ा, उनको शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि भाई ये तो गलत हो जाएगा। जो फॉरेन ऑफिस आपका है, दे टुक ऑब्जेक्शंस टू इट कि किस तरह से आप नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान ला रहे हैं और ये आर्मी किस तरफ जा रही है। दे टुक ऑब्जेक्शन टू दैट। सो उनको किसका डर था? दैट मीन्स कि जो आर्ग्यूमेंट है ना कि भाई लोग तो बड़े अच्छे हैं, हमारे यहाँ पे भी जो कहा जाता है पाकिस्तान में लोग तो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, ये तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो ऐसे हैं, वहाँ की आर्मी ऐसी है। तो मतलब जो पॉलिटिशियन है उसको तो अवाम का ही डर है ना। दैट मीन्स उसको पता है कि जो हमारे अवाम है उनके मन में जहर भरा हुआ है, एंड इट कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। सो इवन बाजवा साहब, इफ ही हैड टेकन अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, दैट वुड हैव बीन अप्रिशिएटेड। एंड इट्स ऑल्सो सरप्राइजिंग कि जब नवाज शरीफ ने यही चीज बोली थी तो उनको इसकी कीमत भरनी पड़ी। द मेन रीजन ही वाज आउस्टेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वाज दिस कि वो प्रो इंडिया एक पॉलिसी एक लाइन ले रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में जो है थोड़े से इख्तिलाफात हमारे कम हो और हम थोड़ा पीस की तरफ बढ़े। दैट वाज हेल्ड अगेंस्ट हिम। तो बाद में बाजवा साहब को खुद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया। बड़ी अच्छी बात है अगर उनको समझ आ गई। बट अच्छा होता अगर वो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेते और उसके बाद आप एक कोई पॉलिसी बनाए ना। अदरवाइज क्या होगा कि एक बनाएगा दूसरा मिटाएगा, हम तो भाई देखते ही रह जाएंगे। फॉर अस इट्स लाइक अ सर्कस कि दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं और हम मजे ले रहे हैं। वैसे भी मतलब इंडिया में तो वैसे भी हम ऐसा मानते नहीं है कि मतलब ऑनेस्टली आई मीन, जैसे मैं देख रही थी कि कुछ इंडियन एक जर्नलिस्ट है, वो एक आपके पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, सैयद तलत हुसैन साहब जो हैं, उनको इंटरव्यू दे रही थी ज्योति मल्होत्रा जी। और वो कह रही थी कि आम आदमी और औरत तो बड़ा खुश है कि बिलावल आए। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि मतलब किस तरह से यहाँ के लोग मिसलीड करते हैं ना, हमारे जर्नलिस्ट भी मिसलीड करते हैं। क्योंकि आम आदमी और औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हम अपनी जिंदगियों में बहुत मसरूफ हैं। थोड़ा बहुत हम लोग जो स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में वो वाचिंग द पॉलिटिक्स क्लोजली, हमें पता भी है कि चलो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर आया है। आम आदमी को पता भी नहीं है। एंड पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान। वी हैव जस्ट गिवन अप कि दिस कंट्री इज इनकॉरेजिबल। इनके साथ कुछ नहीं हो सकता है। अगर एक अच्छा बंदा उठ के कुछ बोल भी देगा तो ये उसको मार वार देंगे या उसको इंडियन एजेंट बना के कोई इसको लिंच कर देगा। एट लार्ज दिस कंट्री इज होपलेस। I'm sorry to break the bad news, but in India, that is the dominant narrative right now कि यार इनको इनके हाथ में छोड़ दो। और यहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि भाई जो ये थोड़ा सा पीस प्रोसेस की बातें हो रही है ना, ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान इज इन अ बैड इकोनॉमिक सिचुएशन राइट नाउ, एंड दैट वर्क्स द बेस्ट फॉर अस। आई मीन एवरी टाइम वी हैव सीन पाकिस्तान डूइंग वेल, हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी के हमले बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आई एम विशिंग बैड अपॉन यू, बट अगर आपके अच्छे से मेरा बुरा होता है तो देन व्हाट ऑप्शन डू आई हैव? पाकिस्तान की तरफ से ये भी बहुत ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं कि G20 की कुछ मीटिंग्स जो हैं वो श्रीनगर में होंगी। पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है कि
G20 की कोई मीटिंग भी कश्मीर में और श्रीनगर में नहीं होनी चाहिए, तो उस पे क्या रिएक्शन दिया है G20 के मुल्कों ने? अब वो कब मीटिंग्स हैं? G20 में तो इंडोनेशिया विच इज द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री वो भी है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, पाकिस्तान का जो बेस्ट फ्रेंड है चाइना वो है इसका मेंबर, फिर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूरोपियन यूनियन भी है। तो इन मुल्कों ने क्या कंसेंट दे दी है कि दे विल अटेंड दीज मीटिंग्स इन श्रीनगर? जी, मैंने पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से ही मुझे पता चला है कि चाइना ने शायद कोई पाकिस्तान को धमकी दी है कि डोंट वरी वी विल नॉट गो एंड ऑल दैट। बाकी इंडियन मीडिया में मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। और वो जो आपका जो बड़ा बेस्ट फ्रेंड है चाइना, उसके हवाले से भी मैं एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी। कल या परसों की अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। दे आर नाउ कन्फ्लेटिंग इस्लाम विद यू नो अर्लियर दे सेड मेंटल इलनेस, नाउ दे आर कन्फ्लेटिंग इस्लाम विद एक्सट्रीमिज्म। अगर आपके फ़ोन में मल्टीमीडिया कोई फ़ाइल भी मिल जाती है जिसमें आपको कोई कुरानिक वर्स मिल जाती है, दैट इज़ इनफ टू ट्रिगर अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट यू। ये कल 2 या 3 दिन पुरानी अल जज़ीरा की रिपोर्ट है। इफ यू वांट मैं आपको इस शो के बाद भेज भी दूँगी, मैंने शेयर भी की है। तो पर उनके खिलाफ हमने कभी देखा नहीं किसी को भी बात करते आपके यहाँ पे, ठीक है? तो वो आपके दोस्त है, क्या है, मतलब पार्टनर्स इन बेड हैं, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। और पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस रेज़ करे, कुछ भी करे, we couldn't care less। हमारा ऑफ कोर्स हमारा जो अभी ध्यान है वो ये है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी है, ऑफ कोर्स कोशिश की जाएगी उसको सैबोटाज करने की, क्योंकि बहुत बड़ी डेलीगेशन आ रही है। सो वी नो दैट देयर आर एंटी सोशल एलिमेंट्स हु वुड ट्राई टू सैबोटाज द इवेंट। हम ऑलरेडी इसके हमें नज़ारा देखने को मिल रहा है, कभी राजौरी में, कभी पुंछ में इन्फिल्ट्रेशन उस तरफ से बढ़ गई है, क्योंकि कश्मीर जो है वहाँ पे जो है बैकबोन है टेररिज्म की, ऑर्गेनाइज्ड टेरर की, वो कंप्लीटली तोड़ दी गई है। वहाँ पे आपको लोन वुल्फ अटैक्स अब मिलते हैं। तो अब ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये पोटोहार की तरफ से, राजौरी पुंछ की तरफ से बढ़ गई है। तो बट आई डोंट थिंक कि हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है पाकिस्तानीज़ क्या सोचते हैं। और अभी तक कोई भी जो G20 मेंबर्स है उनकी तरफ से ऑफिशियल हमें रिएक्शन एज़ सच नहीं मिला है। और इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए? द इमार ग्रुप, which is a group from Dubai, the real estate group. And by the way, it's not a private company. The Dubai government holds a stake in that. They are investing billions in Srinagar to build infrastructure. इससे बड़ी मोहर आपको क्या चाहिए? That the Muslim world doesn't seem to buy your lies or position on Kashmir anymore. उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। ये तो सबसे बड़ी मोहर है कि आप वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जी जम्मू कश्मीर में, जो इंडियन टेरिटरी है। अब आपके यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड्स पे भी रोते रहे लोग, अब इस पे भी रो रहे हैं। तो जब आपकी किस्मत में रोना ही है तो फिर आप रोते रहिए। अगर रोने से किस्मत बदलती तो हम सब रो के अपनी किस्मत बदल लेते। किस्मत तो बदलती है कुछ करने से, कुछ यू नो बाय पुटिंग एन एफर्ट। that Pakistan is always on a destructive mode। हमेशा दूसरों से हसद करना, कोई ग्रो कर रहा है। अच्छा जी, आपके जो एक वो पेटी लूजर, उनको मैं कहती हूँ, कि आपके रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, वो पूरा दिन ही रोते रहते हैं जी अपने यूट्यूब पे। कल परसों वो कह रहे थे कि बिलावल ने नमस्ते कैसे कर दी जी जयशंकर को, उसको तो सलाम करना चाहिए था, उसको तो ऐसे करना चाहिए था, उसको तो आदाब करना चाहिए था। जो इंडिया में हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं, आई डोंट नो इफ यू नो हिम, मिस्टर बासित। इंडिया में हाई कमिश्नर रह चुके हैं, एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, आई मीन, इंडिया पाकिस्तान प्रोबेबली हिट द लोएस्ट ऑफ द रिलेशंस। तो इस किस्म के तो आपके जो है सफारतकार हैं, मतलब इट्स क्रेजी कि एक कॉमन डिप्लोमेट इतनी पेटी बात कर रहा है कि व्हाई डिड बिलावल डू नमस्ते? I mean, was Bilawal the only guy who did नमस्ते? क्या सिर्फ जयशंकर ने बिलावल को ही नमस्ते की है ये दिखाने के लिए कि भाई आप एक हिंदू कंट्री में हैं? क्या आपने देखा नहीं कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने भी नमस्ते की, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी नमस्ते की, जो मुस्लिम ममालिक के लोग फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने नमस्ते की? मतलब ये किस किस्म की छोटी सोच है? और इस किस्म के लोग जब आपके डिप्लोमैट्स होंगे तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि पाकिस्तान की पॉलिसी इज was always hawkish। It will always be hawkish when it comes to India। And I'm sad that somebody like Bilawal, who I personally had very high expectations from, कि चलो एक अकेली पार्टी है पाकिस्तान में जो थोड़ा सा सेंटर पोजीशन लेती है, थोड़ा माइनॉरिटीज के बारे में भी बात करती है,
शायद ये पावर में आएंगे तो पहले जो भी वो बोलते थे इमरान को चलो पॉलिटिक्स करते, तो वंस ही इज इन पावर ही विल बी अ लिटिल प्रैग्मेटिक, बाहर से पढ़े हैं, थोड़ी सी उनकी सोच जो है मुख्तलिफ होगी, बट ही इज टर्निंग आउट टू बी अ बिगर नाइटमेयर देन हिज ग्रैंडपा द बुचर ऑफ बंगाल। अच्छा, आपने बात की अब्दुल बासित साहब की, तो मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था, और उसके बाद जो है उन्होंने मोर रिसेंटली एक एक वीलॉग बनाया जिसमें जो इंडिपेंडेंट माइंडेड वीलॉगर्स हैं उनके खिलाफ बड़ी एक चार्ज शीट किया, उनको इंडाइट किया कि वो इंडिया से पैसे लेके ये काम करते हैं, और मेरा नाम लिए बगैर उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की कि एक साहब ने मुझे अप्रोच किया इंटरव्यू के लिए, मैं उनको रीजनेबल आदमी समझता था, और उन्होंने मेरे साथ टू नेशन थ्योरी की बात शुरू कर दी, उन्होंने ये शुरू कर दी, उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक की बात शुरू कर दी। तो खैर मैंने उसका फिर जवाब भी दिया, उसका आप देखिएगा उसको जो है। तो एनी फाइनल थॉट्स ब्रीफली? जी, मेरी आई हैड सीन दैट वीडियो ऑफ हिम बट आई डिड नॉट नो दैट ही वाज रेफरिंग टू यू, या फिर आपने भी उनको इंटरव्यू किया। आई थॉट यू वर बेटर देन दैट, व्हाई वुड यू इंटरव्यू हिम, ही इज अ हॉक। सो आई हैड नो आइडिया कि वो शायद आपको भी रेफर कर रहे थे, बट मैंने वो आई ट्राई टू इंटरव्यू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। या तो कुछ लोग एतराज भी करते हैं कि जी आप इस तरह के लोगों को इंटरव्यू क्यों करते हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि अगर मैं सिर्फ वो कहूँ गुडी गुडी गेस्ट ढूंढूं, तो फिर बाहर की दुनिया को सही अंदाजा नहीं होगा कि पाकिस्तान में किस तरह की ओपिनियन, क्या डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो जी इस वजह से मैंने तो ज़ैद हामिद को भी अप्रोच किया था, रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे दें इंटरव्यू, बट ही डिक्लाइंड। जी, but if he's at all referred to you as an agent or somebody who takes money, I think you should wear it as a badge of honor, because the guy clearly has, according to me, has no credibility, at least in this part of the world. You can disagree with my words, but I have seen too many of his vlogs to form that opinion, because वो ऐसी बातें करते हैं ना कि जो आपको लगता है कि स्कूल के बच्चे are also kind of above that. मतलब वो इस पे व्लॉग बना रहे हैं कि जी बिलावल ने नमस्ते क्यों कर दी, उसको तो सलाम करना चाहिए था। अच्छा, ये ये तो इस पे जो ना मैं अर्ज करूं कि हमारे हुँ। बहुत सारे जो रिलीजियस लोग हैं वो ये कहेंगे कि नॉन मुस्लिम को आप सलाम भी नहीं कर सकते। अगर ये एतराज है तो फिर आपका उनको, बैकग्राउंड भी वही है ना, वो जमात इस्लामी का शायद उनका बैकग्राउंड है मेरे ख्याल से। जी मैं यही तो कह रहा हूं कि फिर वो किसी मौलवी से, मुफ्ती से फतवा लें कि क्या आप किसी नॉन मुस्लिम को सलाम भी कर सकते हैं, इस पे भी एतराज आ जाएगा। तो फिर नॉन मुस्लिम को क्या करें आप? मुजद्दद अल फसानी जो थे, शेख अहमद सरहंदी, उनका एक बड़ा मशहूर लेटर है, मकतूबात उनकी किताब है, मकतूबात जी, मींस लेटर्स। आई थिंक दिस इज लेटर नंबर 163। जी। और शेख अहमद सरहंदी को पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में एक हीरो बना के पेश किया जाता है, अल्लामा इकबाल ने भी उनकी बड़ी तारीफ की। तो उन्होंने तो ये कहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो काफिर हैं, उनको हर वक्त इंसल्ट करना चाहिए, उनको बराबर नहीं बिठाना चाहिए, उनको कुत्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए। तभी तो तो आप क्या, बैंकरप्ट है ना, तभी तो आपका मुल्क बैंकरप्ट है, आपको समझ नहीं आया अभी तक ये। इट्स बिकॉज़ ऑफ पीपल तो लाइक मतलब दीस। ये है कि जब मैंने इसको कोट किया तो किसी ने कहा जी हम तो जी कुरान और हदीस को मानते हैं, कोई बुजुर्ग जो है जो कहता है वो इस्लाम नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर आर यू सेइंग दैट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम वाज फेटली फ्लॉड? ये कहने के लिए भी वो तैयार नहीं है। नहीं, आपको ये पता है कि बासित साहब ने ऐसी भी स्टेटमेंट्स दी हैं कि मैंने तो जो भारत में जो हाई कमीशन थी पाकिस्तान की, उसको भी इस्लामाइज़ करने की कोशिश की है। आर यू अवेयर ऑफ दैट? जी जी ही जी, सेड स्टेटमेंट्स लाइक दैट। ये उनकी जो किताब है उसमें है, और एजाज सैयद जिनका मैंने इंटरव्यू किया, ही एक्चुअली रेफर टू दैट, ओके। कि उनकी किताब में ये उन्होंने पढ़ा कि मैंने इस्लामाइज किया पाकिस्तान के हाई कमीशन को। जी। पर दैट्स क्रेज़ी राइट, क्योंकि आप यू डोंट एक्सपेक्ट दैट ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। जो डिप्लोमैट्स होते हैं जनरली वो दे गो टू ब्रिज द गैप, दे डोंट गो टू वाइडन इट। बट बासित साहब ने हर वो चीज़ की हिंदुस्तान में जो डिप्लोमेसी के दायरे में ही नहीं आती। उससे ही पहले वो जर्मनी में थे सफीर, तो पता नहीं जर्मन में पाकिस्तान की तो जो एम्बेसी है। वो कन्वर्शंस वगैरह में भी इन्वॉल्व थे, मतलब वो एम्बेसी को वो जो हाई कमीशन को यूज कर रहे थे कन्वर्शंस वगैरह के लिए। वो अभी खुश नहीं है कि भारत में जो है पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है,
वो खुश नहीं है, उनको लगा कि थोड़ा सा मैं भी अपनी जन्नत की सीट बुक कर लेता हूँ, थोड़ी सी कन्वर्शंस अगर मेरे हिस्से में भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से वो ये भी कुछ कहते हैं कि मैं अलाउ नहीं करता था कि हाई कमीशन में कोई शराब वगैरह भी पिए, क्योंकि हमारे लिए ये हराम है। तो मेरे ख्याल से बासित साहब को फिर यूट्यूब भी नहीं यूज करना चाहिए, उनको ट्विटर फेसबुक भी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है भाई, ये तो काफिरों ने बनाए हैं, और फेसबुक स्पेशली वो तो एक यहूदी ने बनाया है। तो अगर बासित साहब बड़े अच्छे मुसलमान हैं तो उनको बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म्स नहीं यूज करने चाहिए, उनको घर पे बैठ के जी, तशब्बुह पकड़ें और इबादत करें। बड़ा अच्छा होगा उनके लिए। ही शुड लीड बाय एग्जांपल। वो तो हमारे बहुत से उलमा हैं जिनका कहना है कि फोटोग्राफी जो है, जी। फोटोग्राफी हराम है। तो वैसे मैं क्यूरियस हूं, अगर मुझे और मौका मिला उनसे इंटरव्यू करने का तो मैं उनसे पूछूंगा कि सिर्फ पाकिस्तानी जो एम्बेसी है इंडिया में उसको उन्होंने इस्लामाइज किया, उससे पहले वो एम्बेसडर थे जर्मनी में, क्या वहां पे जो एम्बेसी है उसको भी इस्लामाइज किया? क्या वहां पे भी उन्होंने लिकर पे पाबंदी लगाई या सिर्फ दिल्ली में लगाई? सो नहीं, देखिए ना, दुश्मनी तो आपका असल दुश्मन तो हिंदुस्तान है ना, तो ये सारी नाइसिटीज जो हैं, ये स्पेशल प्रिविलेजेस जो है, बासित साहब ने मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए रिजर्व रखी होंगी। जर्मनी से कभी उनको हो सकता है एड भी मांगनी पड़ गई हो, तो फिर शायद उन्होंने उनको उनको वो प्रिविलेज एक्सटेंड नहीं की होगी। बट एनीवेज, ही इज हिस्ट्री एंड आई एम ग्लैड ही इज हिस्ट्री। आई डोंट थिंक वो कभी भी कोई प्रोडक्टिव बात कर सकते हैं। बट खैर, ही इज नॉट हियर टू गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई थिंक आई शुड नॉट elaborate too much on that. But So, would you like to say a few words by way of conclusion, final thoughts? जी, एज़ सच तो आई थिंक मैंने सारा कवर कर ही लिया है, बट यू नो, आई वुड हैव बीन हैप्पी अगर बिलावल एक अच्छी इंटेंशन के साथ आते यहाँ पे, और उनकी एक्चुअली कोशिश होती कि वो जयशंकर साहब के साथ भी बैठते और समझने की कोशिश करते कि भाई इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं। अभी आज एक टेररिस्ट है, द चीफ ऑफ खालिस्तान कमांडो फोर्स, पंजवार, उसको आज जौहर टाउन में दो लोगों ने गोली मारी है, वो आज मारा गया है। वो अपने गार्ड्स के साथ था बकायदा, घर उसका जौहर टाउन में था। यू नो जौहर टाउन, द लोकेलिटी वेयर इवन हाफिज Yes. सईद मेंटेन्स अ रेजिडेंस, यू नो। तो देयर आर जस्ट टू मेनी फुटप्रिंट्स फॉर अस टू इग्नोर। जो भी हमारे यहाँ पे वांटेड होता है जी, वो आपके यहाँ से ही निकलता है। तो अगर बिलावल भुट्टो साहब थोड़ा बैठते और इंडिया के कंसर्न समझने की भी कोशिश करते, तो मेरा नहीं ख्याल कि जयशंकर साहब इतने अनरीजनेबल हैं कि वो कोई आगे से कोई टफ लाइन लेते। मतलब ऑफ कोर्स ये तो सबके इंटरेस्ट में है कि हमारे खिते में अमन हो, चैन हो। हमें भी कोई शौक नहीं है कि रोज हमारे सोल्जर्स यहाँ मरे वहां मरे। दे ऑल्सो हैव देयर फैमिलीज, राइट? तो ये तो सबके इंटरेस्ट में है, बट अगर पाकिस्तान डजंट वांट इट, देन इंडिया इज नॉट गोइंग टू चेज पाकिस्तान फॉर इट, इज व्हाट आवर पोजीशन इज। कि अगर आप अपने आप को सुधारते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट भैया हमने आप पे गिव अप कर दिया। हमें लगता है कि आप नहीं सुधर सकते, अब आपको ऊपर वाला खुद ही कोई हिदायत दे तो आप सीखें, तो बहुत अच्छी बात है। हमसे तो अब नहीं होगा। तो यू नो, आई वुड हैव बीन हैप्पी अगर बिलावल साहब शायद अपने साथ जो डेलीगेशन भी लेके आए चुन के, जैसे अजाज थे, ही इज अ जेम ऑफ अ गाय, आई रियली अडोर हिम। देन मुर्तजा सोलंकी साहब थे, देयर वर सम गुड पीपल। अच्छा होता कि वो मुनीजे और ये सुमायरा खान टाइप के लोगों के बजाय मतीउल्लाह जान को ले आते, साथ में आपको ले आते, और बहुत सारे लोग थे। बट the kind of people you choose to accompany you also say a lot about you. He brought a lot of hawks with him. शायद उन्होंने anticipate किया होगा कि उनको कोई घेर ले वहां का मीडिया, तो चलो मेरे साथ भी कुछ हॉक्स होने चाहिए। But that is not how you pursue serious diplomacy. And again, my advice to Bhutto will be कि भाई अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स पे काम करें। अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी है, बट दैट्स नॉट अ पैरामीटर फॉर इंटेलिजेंस एंड योर डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस। सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अच्छी अंग्रेजी बोलने से आप हो सकते हैं अपने यहाँ पे जो गवार किस्म के लोग हैं उनको इम्प्रेस कर लें, बोले भाई क्या क्या अच्छी अंग्रेजी बोलता है, और वहां जाके भी शलवार कुर्ता पहन लिया उसने, ऊपर ब्लेजर। बट सॉरी, वी आर way above that. These things don't work in India. So we look for, like, we look forward to see more than this, beyond these silly gestures and these statements that he was trying to make. Maybe some serious work from his side is what we expect. जी, बिलावल के साथ जो जर्नलिस्ट गए हैं उनमें कामरान यूसुफ भी हैं, और वो भी काफी रीजनेबल बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी इश्यूज को कवर करते हैं। तो आई जी। होप समथिंग गुड विल कम आउट ऑफ दिस ट्रिप।
और जर्नलिस्ट जो हैं वो हमें एजुकेट करेंगे कि वहाँ क्या हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।